Hello students, good morning. Today in this class we are going to study chapter number 6 dissolution of a firm. आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा होगा एडमिशन से रिलेटेड चैप्टर जिसमें हमने एक पार्टनर को एडमिट करा था। जब भी हमें ऐसा फील होता है कि हमें किसी पार्टनर की ज़रूरत है, उसके टैलेंट की, उसकी कैपेबिलिटीज़ की या फिर कैपिटल की ज़रूरत है, तो हम किसी पार्टनर को एडमिट करते हैं। उसके बाद में आपने पढ़ा था रिटायरमेंट और डेथ, यानी कि रीजंस होते हैं बहुत सारे, ओल्ड एज के कारण या फिर इंटरेस्ट चेंज होने के कारण या फिर कुछ भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से कोई पार्टनर अपने फर्म से रिटायर होता है। और एक रीज़न होता है जो सडन रीज़न होता है डेथ का। अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो फिर हमारा पार्टनर वहाँ से चला जाता है, एक पार्टनर कम हो जाता है और उसकी वजह से फिर हमें रिकन्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। नाउ अब हमारी पार्टनरशिप का ये लास्ट चैप्टर है जिसमें हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन के बारे में। डिसोल्यूशन का मतलब होता है हमारी फर्म को पूरी तरीके से एंड करना, उसके जितने भी अकाउंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, सब कुछ पूरी तरीके से क्लोज कर देना और जितना भी प्रॉफिट या फिर लॉस बच रहा है अपनी असेट्स को सेल करने के बाद में, लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के बाद में वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। इसके आगे हमारी जो पार्टनरशिप है वो कंटिन्यू नहीं होती है बिकॉज ये फर्म का डिसोल्यूशन है। अगर हम देखें सेक्शन 39 की बात करें, सो सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 states that when the partnership between all the partners of a firm comes to an end, it is called dissolution of a firm. सेक्शन 39 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग हमारी पार्टनरशिप जब भी पार्टनर्स के बीच में पूरी तरीके से एंड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। जब भी फर्म का जो बिजनेस है अब वो ख़त्म होना चाहता है, एंड होना चाहता है, हम अपने पार्टनरशिप को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं या फिर हमारे जो नंबर ऑफ पार्टनर्स है वो सिर्फ अब एक ही बचा हो, तो फिर पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, अब ये जो डिसोल्यूशन होता है इसके पीछे क्या क्या रीज़न है, इनके क्या क्या कॉजेज़ हैं, तो उसको देखते हैं हम। कॉजेज़ ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। फर्स्ट कॉज इज व्हेन ऑल द पार्टनर्स गिव देयर कंसेंट टू डिसॉल्व द फर्म। जब सभी पार्टनर्स, फर्म में जितने भी पार्टनर्स हैं, सभी अगर कंसेंट दे दें कि उनको फर्म को अब डिसॉल्व करना है, तो फिर हमारी फर्म डिसॉल्व हो सकती है। Second cause is when all the partners or all the partners except one are declared insolvent। या तो सभी पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाएं, दिवालिया हो जाएं, या फिर एक को छोड़ के बाकी जितने पार्टनर्स हैं वो सब अगर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो भी हमें अपनी फर्म को डिसॉल्व करना पड़ता है, फर्म को एंड करना पड़ता है, ख़त्म करना पड़ता है। थर्ड कॉज इज व्हेन द बिजनेस रन बाय अ फर्म इज डिक्लेयर्ड इलीगल। अभी तक आप कोई जो भी बिजनेस रन कर रहे थे वो लीगल था, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स आ गए हो या कुछ ऐसा रूल आया हो जिसकी वजह से अब आपका जो बिजनेस है वो इलीगल अगर डिक्लेयर हो गया है, सो आपको अपनी पार्टनरशिप को, अपने फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। सो ये भी एक कॉज है फर्म का डिसोल्यूशन का। उसके बाद है व्हेन द स्पेसिफाइड पीरियड फॉर पार्टनरशिप एक्सपायर्स। जब भी हम कभी पार्टनरशिप बनाते हैं, जब हम डीड मेंटेन करते हैं, तो अगर हमने ऐसा बनाया है कि हम सिर्फ 3 साल, 4 साल या कुछ भी ऐसा हमने पीरियड ले रखा है, टाइमिंग ले रखी है, तो जब वो टाइमिंग कंप्लीट हो जाती है, पीरियड कंप्लीट हो जाता है, देन वी हैव टू डिसॉल्व अवर फर्म। नेक्स्ट रीज़न इज़ व्हेन अ पार्टनर डाइज और रिजाइन्स फ्रॉम द फर्म। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, कोई पार्टनर रिज़ाइन कर देता है और अब सिर्फ एक पार्टनर बचा है जो कि फर्म आगे कंटिन्यू नहीं कर ही नहीं सकता, अगर एक पार्टनर है, और मान लो 2 भी बचे और अब वो आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तो फिर हम अपनी फर्म को डिसॉल्व कर देते हैं। When the task for which a firm was established is completed। अब जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एक तो हम देखते हैं कि इतने टाइमिंग के लिए, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि हमने कोई भी टास्क बना लिया, उस टास्क को हमें कंप्लीट करना है, उसको जैसे ही वो चीज़ अचीव हो जाती है, हमारे जो गोल्स हैं वो अचीव हो जाते हैं, तो हम अपनी फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। सो दीज ऑल आर द कॉजेज ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। थैंक यू स्टूडेंट्स।